देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। एक वेरिएशन बचा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अगर आपको कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर दे दिया जाए तब क्या होगा? तो एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं इसके, वो डेरिवेशन भी आपको करवाऊंगा। देखो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। यहां पे प्रेशर डायरेक्ट नहीं देके टोटल प्रेशर दिया जाता है। किसी भाई रिएक्टेंट का इंडिविजुअल का प्रेशर नहीं देके टोटल प्रेशर दे देना, तब खेला हो जाता है, ठीक है। तब क्वेश्चन टफ बन जाता है। उसको कैसे सोल्व किया जाता है वो सारी चीज देखेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे थे अपन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या लिखा था? केटी इज इक्वल टू 2.303 log 10 के बेस पे ए नोट अपॉन 80, यही तो लिखा था। अब तुम्हारे को ये ए नोट और 80 यानी कंसंट्रेशन नहीं दे, प्रेशर दे दे, तो इसकी जगह प्रेशर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूं, उसकी उस पर बात करेंगे अपन। जैसे ए गैस रिएक्टेंट है, इससे बन गया बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। टाइम जीरो पे बात करूं, मान लो इसका प्रेशर है पी नोट, जो दे रखा है P1 के बराबर। यहां पे इनका होगा इनिशियल कंडीशन पे जीरो है। किसी टी टाइम पे, टाइम टी पे इसका जो प्रेशर है वो मान लो P2 है, इसका प्रेशर P2 है, इनका कुछ होगा वो बात कर लेंगे। तो आप ये केटी वाला ये इंटीग्रेटेड रेट लो कैसे लिख सकते हो? आप कैसे लिखोगे? इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो ना, केटी इज इक्वल टू 2.303 log 10 के बेस पे P1 अपॉन P2, ये कर सकते। अगर क्वेश्चन में देखो ये P1 है, देखो यहां पे P1 और P2 लिखता हूं सिंपल। P1 है ए का टी जीरो पे, और P2 है ए का प्रेशर किसी टाइम पे। अगर ए का ही दे रखा है, अगर वो क्वेश्चन में बोल दे कि टोटल रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टोटल आपको प्रेशर निकाल के दे दे, तब रिएक्शन में आप कैसे सोल्व करोगे? भाई P1 P2 दे देगा तो डायरेक्ट कर दोगे। अगर टोटल प्रेशर दे दे, और ज्यादातर क्वेश्चन में टोटल प्रेशर ही दिया हुआ होता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो लिखो ही। अब यहां पे आपको मान लो P2 की जगह वो P1 तो दे रखा है, और P2 की जगह वो टोटल प्रेशर दे रखा है, इनका भी कैलकुलेटिव करके दे रखा है, तब डेरिवेशन करना पड़ जाएगा। तो उसके लिए एक डेरिवेशन करके आपको फाइनल रिजल्ट बताता हूं कैसे करते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसी रिएक्शन से बात करता हूं मैं। ए से बन गया आपका बी प्लस सी, तीनों गैसियस फेज में है, ओके सर। ए किसी टाइम पे, मतलब जीरो टाइम पे बात कर लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू जीरो पे ए का प्रेशर है पी नोट, और वो बराबर है P1 के, ठीक है सर। पी नोट माना P1 है, ओके। इनका इनिशियल कंडीशन में जीरो है प्रेशर, ओके। मान लो बी का और सी का किसी का एक्स प्रेशर बन जाता है, एक्स किसी टी टाइम पे, टाइम इज इक्वल टू टी पे एक्स प्रेशर है इसका, इसका प्रेशर मान लो एक्स है, तो बी भी स्टोइकियोमेट्री वन है, एक्स होगा, तो ये कितना बचेगा? जो आपका ए है, देखो ये क्या था, P1 था पी नोट के बराबर, मतलब अब ए था इनिशियल में पी नोट, ठीक है। P1 मान लो, पी नोट मान लो, कोई भी देख लो, एक पी नोट P1 एक ही बराबर है, एक ही बात है। पी नोट था, मान लो पी नोट से चलते हैं पर, ए पी नोट था, एक्स प्रोडक्ट में बन गया, तो ये कितना बचेगा? P2, ये बचेगा P नोट माइनस एक्स। ये बात समझ में आई क्या? अब यहां पे जो P नोट है ना, P नोट है टोटल प्रेशर जो है इनिशियल कंडीशन पे, देखो इनका तो जीरो है ना, तो यहां पे P नोट के लिए लिख दूं मैं, P नोट क्या है? टोटल प्रेशर एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और Pt अभी अपन कैलकुलेट करेंगे, Pt क्या है? टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एट टाइम इज इक्वल टू टी, Pt। तो Pt क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर किसी टाइम t पे, टोटल कितना है भाई? ए का प्रेशर P नोट माइनस एक्स,
प्लस एक्स, यही तो है। सारों को जोड़ लो, देखो माइनस एक्स और प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो पीटी क्या बच गया, पी नोट प्लस एक्स। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपकी जो ये इक्वेशन थी केटी वाली, इसमें वैल्यू जो रखते हैं, P2 क्या है, P2 है पी नोट माइनस एक्स। देखो वैल्यू रखते हैं, केटी क्या होगा, केटी देखो इसको देख लो यहां से, केटी इज इक्वल टू 2.303, ठीक है, log 10 के बेस पे P1 कितना है, पी नोट अपॉन P2 कितना है रे, P2 देखो P2 पी नोट माइनस एक्स, पी नोट माइनस एक्स। ओके, ये हो गया। अब देख यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूं, देखो x की वैल्यू पता नहीं है भाई। अगर ट्यूशन में तुम्हारे को ऐसे दे कि b का प्रेशर इतना है, तब तो इस फॉर्मूले से कर लो। अगर वो ये भी नहीं थे, b का प्रेशर भी नहीं बताए, तब आप टोटल प्रेशर के फॉर्मेट में ही कर सकते हो क्वेश्चन को। तो यहां से मैं क्या निकालता हूं, x की वैल्यू निकालता हूं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pt माइनस पी नोट। और इस x की वैल्यू को, ये जो x की वैल्यू निकाली है, इसको यहां पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो kt इज इक्वल टू 2.303 log पी नोट अपॉन पी नोट माइनस एक्स था ना, एक्स क्या था, पीटी माइनस पी नोट। अब इसको सोल्व कर लो, देखो क्या हो जाएगा, केटी इज इक्वल टू 2.303 log 10 के बेस पे पी नोट, तो ऊपर रह गया, इसको सोल्व करो, देखो पी नोट माइनस पीटी है, और फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये पी नोट प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 पी नोट हो गया ना, ये प्लस में हो गया, तो 2 पी नोट, और ऐसे लिख दूं मैं, ये ले पी नोट माइनस पीटी प्लस पी नोट, ऐसे हो गया। तो इसको ये फॉर्मेट हो जाएगा ना, के बराबर 2.303 log 10 के बेस पे पी नोट अपॉन 2 पी नोट माइनस पीटी, यही है। ओके, तो यहां पे देखो, अब क्वेश्चन आपको ऐसा फॉर्मेट में क्वेश्चन आया ना, इस फॉर्मेट में गैसियस फेज में गैस दे रखा हो, गैसियस फेज में प्रेशर दे रखा हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, ऐसे। अगर यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री आ जाएगी, अगर मान लो यहाँ पे 2 आ जाए तो x 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो कैलकुलेशन इसी तरीके से होगी फिर, है ना। तो सिंपली ये फॉर्मेट दे रखा है एनसीईआरटी में, तो इसका पूरा डेरिवेशन करवा दिया, इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होते हैं ये, है ना। तो अब आप इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है जनरली। वैसे देख सिंपल चीज है, आप कर सकते हो। मैंने क्या किया दोबारा बताता हूं, देखो सबसे पहले भाई तेरे को ये फॉर्मूला तो पता है ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहां पे कंसंट्रेशन है, उसकी जगह मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, काइनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कंसंट्रेशन की जगह आप प्रेशर भी लिख सकते हो। ये कंसंट्रेशन है 0 टाइम पे, ये है किसी टी टाइम पे। 0 टाइम पे प्रेशर P1 है, टी टाइम पे प्रेशर P2 है, तो P1 P2 लिख दिया। अब मैं यहां से बात करता हूं, वही इक्वेशन है सेम टू सेम। P1 मतलब P नोट है किसी टी टाइम 0 पे टोटल प्रेशर, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो P1 बराबर P नोट ही हो गया ना। ओके सर, ये लिख दिया ना यहाँ पे। PT है, P2 है, P2 क्या हो जाएगा, देखो B अगर X प्रेशर है, C X प्रेशर है, ठीक है, तो A क्या होगा, P नोट माइनस जो प्रोडक्ट बन गया वो P नोट माइनस X, ठीक है, ये P2 आ जाएगा। अब टोटल प्रेशर किसी टी टाइम पे टोटल प्रेशर होगा PT, ठीक है, इसको निकालते हैं। PT कैसे निकालोगे, PT इज इक्वल टू टोटल टी टाइम पे सारों का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका प्रेशर का टोटल, P नोट माइनस एक्स प्लस एक्स कर लिया। इसके बाद में PT निकाल लो, यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे आप। x की वैल्यू निकाल के जो ये P1 P2 है, ये वैल्यू रख दो P1 P2 की, इस क्वेश्चन इस में, है ना, रख दिया। अब x की वैल्यू भी रख दो, x की वैल्यू रख दोगे तो ये सोल्व होके ये आ जाएगा। क्लियर बात, ओके। स्टाइकियोमेट्री अलग हो, अभी करवा देता हूं एक अलग स्टाइकियोमेट्री रख के, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो उसकी भी बात करते हैं, पहले ये नोट करो एक बार।
हो गया क्या? ठीक है, कुछ चेंजेस करें इसमें। देखो ये टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, कर लोगे। अब देखो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, है ना। अगर मैं देखो यहां से लिख देते हैं, KT बराबर 2.303 log 10 के बेस पे P1 अपॉन P2। अगर मैं एक इक्वेशन लूं, देखो मैंने इक्वेशन ली ए गैस से, गैसियस फॉर्मेट में है, इससे 2B फॉर्म हो रहा है और 2B प्लस आपका C गैस फॉर्म हो रहा है। अब इसके लिए लिखो, कैसे लिखोगे? जैसे टी टाइम 0 पे लिखता हूं पहले, तो ये P1 कितना हो जाएगा? P नोट के बराबर, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, इनिशियल कंडीशन। किसी टाइम t पे बात करूं, t टाइम पे बात करूं, मान लो ये Cx फॉर्म हो रहा है, तो भाई स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो ये 2x फॉर्म होगा। और ये कितना फॉर्म हो जाएगा? ये P2 है, तो ये कितना होगा? P नोट माइनस x। यही बात है। P नोट क्या है? टोटल प्रेशर एट टाइम इज इक्वल टू 0, और PT होगा टोटल प्रेशर एट टाइम इज इक्वल टू T। ठीक है, तो PT टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। PT क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर हो जाएगा P नोट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x। ठीक है, यहां से P टोटल कितना हो जाएगा? देखो माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, तो P नोट माइनस आपका ये हो जाएगा प्लस 2x, P नोट प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यहां से x की वैल्यू निकाल लूं मैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? PT माइनस P नोट अपॉन 2, ये निकाल ली। अब मैं इस फॉर्मेट में रख देता हूं भाई, यही तो मेन फॉर्मूला था, KT इज इक्वल टू 2.303 log 10 के बेस पे P1 अपॉन P2। तो P1 क्या है? P1 बताओ, देखो यहां पे P1 क्या है? P नोट है। P1 क्या है? P नोट अपॉन P2 क्या है? P नोट माइनस एक्स। P2 क्या है? P नोट माइनस एक्स। अब x की वैल्यू और रख दो यहां पे, काम हो जाएगा तुम्हारा, बस सोल्व हो गया। सिंपल सी बात है, 2.303 log 10 के बेस पे P नोट अपॉन P नोट माइनस, ये है तुम्हारा PT माइनस P नोट अपॉन 2। ठीक है, तो इसे सोल्व करो। KT इज इक्वल टू 2.303 log 10 के बेस पे, ये P नोट ऊपर है, देखो PT एक P नोट ये, तो ये हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा? देखो ऊपर ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2P नोट अपॉन ये हो जाएगा 3P नोट, नीचे 4 माइनस 1 3P नोट माइनस PT। ठीक है, ये इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये लो KT है, ये KT है ना, KT, ये फॉर्मेट आ गया आपका। ये देखो इसके लिए 2 लगा दिया तो ऐसा बन गया। अब आपको सोल्व कैसे करना है? देखो क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच क्या है, ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करोगे भाई? अप्रोच डेवलप करो। देखो क्या P1 P नोट होता है, P2 लिख लो आप, सबका प्रेशर लिख लिया, P टोटल कर दो, उसके बाद में टोटल करना है, टोटल कर दिया, वहां से x की वैल्यू निकाल लोगे। x की वैल्यू निकाल के आपने जो ये फॉर्मूला है ना आपका, उसमें वैल्यूज रखनी है, बस वैल्यूज रखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, है ना। ये भी नहीं है एनसीईआरटी में, मतलब ये एग्जांपल नहीं है, टाइप तो है ये, ध्यान रखना। हाँ, एक ये एग्जांपल नहीं है, जो पहले वाला एग्जांपल था ना वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी का उठाया हुआ है, सेम टू सेम एनसीईआरटी में था पहले, जो इससे पहले समझाया था ना वो। ठीक है, तो इसे नोट करो। क्वेश्चन चलो करवाता हूं, इस पे साथ के साथ एक क्वेश्चन हो जाए तो अच्छा है। अब देखो एक क्वेश्चन है, पी गैस फॉर्मेट में दे रखा है आपको, पी गैस, पीजी नहीं है, पी गैस है ना, क्यू और आर गेट इसके प्रोडक्ट बनते हैं। इफ अबव रिएक्शन इज फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड प्रेशर एट डिफरेंट इंस्टेंट इज गिवन, फाइंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये आपको टाइप वैसे नहीं दिख रहा, ए से बी प्लस सी बन रहा है। अरे मैंने आपको ये अभी बताया था, ए गैसियस फॉर्मेट से बन रहा है, बी गैस प्लस सी गैस।
ठीक है, ऐसा ही तो बोला, यानी इसका P1 मैंने क्या बोला था, P नोट, ये 0 0 थे, ये P2 था किसी टाइम 0 पे, ये टाइम किसी t पे, ये कितना था P नोट माइनस एक्स, क्योंकि ये XX फॉर्म हो गए थे। अब यहां से अपन ने फॉर्मेट जनरेट किया था क्या, KT बराबर log, या KT बराबर 2.303 log 10 के बेस पे P1 अपॉन P2 था। P1 अपॉन P2 की वैल्यूज रखी थी अपन ने, तो क्या आया था, KT इज इक्वल टू 2.303 log आपका P नोट अपॉन 2 P नोट माइनस PT। यही तो फॉर्मेट निकल के आया था इसके लिए। तो जिसको फॉर्मेट याद होगा वो ऐसे कर ले, वरना निकाल के देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंथी था, पर आपने ये फॉर्मेट सीख लिया ना निकालना, तो ये अगर याद में रह गया तो और भी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन तो। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, के निकालना है, रेट कांस्टेंट पूछा है। ठीक है, टाइम भी दे रखा है, देखो टाइम 0 से 20 दे रखा है ना, हाँ, और प्रेशर 0 पे 1.5 दे रखा है, 20 पे दे रखा है तुम्हारे को 2, रख दो वैल्यूज, रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम 0 से 20 है तो मैं 20 रख दूं। ठीक है, ओके, log P नोट अपॉन 2 P नोट माइनस PT, देखो वो फॉर्मेट, तो log P नोट कितना है, देखो P नोट इनिशियल प्रेशर 1.5 है अपॉन क्या बचेगा, देखो अब यहां पे लिखूं मैं 2 P नोट, 2 इंटू 1.5 माइनस तुम्हारा टोटल प्रेशर PT, टोटल कितना है फाइनल, मान लो 20 पे देखो तो 2 है, ये लो 2 हो गया। क्लियर बात, ठीक है, सोल्व करेंगे, k इज इक्वल टू, ये देखो 2.303 अपॉन 20, ये हो जाएगा log, देखो 1.5, 3 माइनस 2 1, तो यानी log 1.5 अपॉन ये 3 हो गया, 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लूं, ये पॉइंट हटा के अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो ये इतना हो जाएगा, क्योंकि log की वैल्यू 3 और 2 की पता है ना आपको, इस वजह से 2.303 अपॉन 20 log, इसको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 हो गया और ये हो गया 2। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 का फैक्टर दोनों, है ना, कर लिया, मतलब इसको 3/2 करने के लिए। अब log a बटा b की वैल्यू क्या होती है, log a माइनस b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 log 3 माइनस log 2। log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48 और log 2 की 0.30। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं, मैं इसको सोल्व करवा देता हूं, k इज इक्वल टू, नीचे लिख देता हूं यहां पे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 इंटू कितना हो जाएगा, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, तो ये होगी 0.18, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 इंटू 0.48 माइनस 0.30, तो ये 0.18 आ गया। तो यहां पे इसको सोल्व करोगे तो ये देखो, ये मेरे को तो पता है कि इसका आंसर 0.020 आता है ना, मैंने तो बहुत बार करवाया हुआ कोई 40-50 बार सोल्व करवाया हुआ है क्वेश्चन मेरा तो, है ना, तो सोल्व करोगे ना तो ये 0.20 k की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन, देखो ये टाइप आ गया क्वेश्चन का, इसी फॉर्मेट का टाइप है, ये कर लोगे क्वेश्चन ऐसे। अब ये तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई, मैं देख log 1.5 की वैल्यू मेरे को पता नहीं थी। ठीक है, मैंने क्या किया, ऊपर 2 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, log 3 हो गया बटा log 2 हो गया, है ना, log 3 और log 2 हो गया, log 3 और 2 हो गया, है ना, log 3 और log 2, log 3 और log 2 की वैल्यू मेरे को पता है, log 3 की वैल्यू 0.48 होती है और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो कर लिया मैंने कैलकुलेशन। वैसे जनरली log की वैल्यू दे रखी होती है तुम्हारी, वरना आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा रखी है सारी चीजें। चलो ठीक है, अब ये नोट करो इसको ना, हाँ। अब देखो, अब कुछ और चीजें बता दो तुम्हारे को, जो ना तो नीट में आई है ना जेई में तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ उस पर, नीट में एक बार भी नहीं आया क्वेश्चन उन पे, कुछ ऐसे ही टाइट्रेशन वगैरह, उनसे आप ये जो आपका केटी वाला
इंटीग्रेटेड रेट लो है ना फर्स्ट ऑर्डर का, उसको टाइट्रेशन में कभी वॉल्यूम के साथ कैसे निकालते हैं, वो चीजें ना नीट में आज तक नहीं पूछी गई है ना, आती भी नहीं है, जनरली टीचर पढ़ाते भी नहीं है। एक बार आपको उनके फॉर्मूले रिकेप करवा देता हूं, है ना, जो एक्स्ट्रा है वो कोई काम की नहीं है चीजें, पर देख लेना एक बार, फॉर्मूले देख लेना, है ना। तो एक बार बता देता हूं उनको, फिर अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में ये 10 मिनट ऐसे ही देख लो, उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू करेंगे अपन, ठीक है। हाँ, तो इसको नोट करो पहले। अब हो गया, देखो ये 4 पॉइंट है ना, तो इनमें नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, पर ये फॉर्मूले एक बार देख लो, पता होने चाहिए, है ना। तो देखो सबसे पहले है अपन रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, है ना। देखो रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम दे रखा है किस पे, टाइम 0 पे और किसी टी टाइम पे, तब आप रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो रेट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट का मतलब वही जो टाइट्रेंट का मतलब जो टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वही तो टाइट्रेंट है भाई, किसी चीज का टाइट्रेशन कर रहे हैं तो वही तो टाइट्रेंट है। KMnO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो, कोई भी, है ना। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Kt इज इक्वल टू 2.303 log 10 के बेस पे V0 अपॉन Vt हो जाता है, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको प्रोडक्ट की टर्म्स में हो तो प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसे फॉर्मूला लिखोगे, अगर रेट कांस्टेंट लिखना है टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, यहां पे रिएक्टेंट की बात की, प्रोडक्ट गिवन हो या टाइट्रेंट गिवन हो प्रोडक्ट वाला, तब कैसे लिखोगे, तब लिखोगे Kt इज इक्वल टू 2.303 log V, ये इनफाइनाइट का है, ये इनफाइनाइट का मतलब है कि वॉल्यूम एट टाइम इनफाइनाइट पे, किसी इनफाइनाइट टाइम पे वॉल्यूम V, और Vt का मतलब है कि किसी t टाइम पे वॉल्यूम, है ना, इनफाइनाइट टाइम पे वॉल्यूम V इनफाइनाइट, ठीक है, Vt का मतलब वॉल्यूम एट टाइम t, ओके। तो ये फॉर्मेट आप लगाओगे प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में ये लगा दोगे। V नोट क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इज इक्वल टू 0, और Vt क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट या टाइट्रेंट एट टाइम इज इक्वल टू t, ओके सर। ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बातें हो गई, ठीक है। अब आपको रेट कांस्टेंट कोई प्रोडक्ट या कैटलिस्ट वगैरह ये हो तब कैसे लिखना है, रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, अगर टाइट्रेंट का वॉल्यूम दे रखा है, इज गिवन व्हिच टाइट्रेटेड विथ प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट हैज सेम नेचर एज दैट ऑफ प्रोडक्ट, तो इसके लिए आप केटी की फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, केटी इज इक्वल टू 2.303 log 10 के बेस पे V अल्फा, अल्फा नहीं है, ये V इनफाइनाइट है, ठीक है, V इनफाइनाइट मतलब वॉल्यूम एट टाइम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम पे वॉल्यूम। V नोट क्या है, V नोट है वॉल्यूम एट टाइम 0 टाइम पे, है ना, t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो इस टाइप से कर सकते हो आप। Vt क्या है, किसी t टाइम पे वॉल्यूम है, V का मतलब वॉल्यूम है, ध्यान रखना, है ना। तो ये फॉर्मूला यूज आ जाएगा। अगर आपको ऑप्टिकल रोटेशंस दिए हुए हो तो कैसे लिखोगे, ऑप्टिकल रोटेशंस के लिए R क्या है, R यहां पे लिखा है मैंने ऑप्टिकल रोटेशन के लिए, ठीक है। तो आप ऑप्टिकल रोटेशन की टर्म्स में कैसे लिखोगे, Kt इज इक्वल टू 2.303 log R इनफाइनाइट माइनस R0 अपॉन R इनफाइनाइट माइनस RT। अब देखो इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, आर नोट की जगह आर इनफाइनाइट भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला इस तरीके से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं होगा, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो आप, लोग आर नोट माइनस आर, वैल्यू जी इस टाइप की होगी इसमें, है ना, या ये भी सही है इसके लिए, आर इनफाइनाइट। अब देखो आर 0 का मतलब क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम 0 पे। आर टी का मतलब क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम टी, किसी टी टाइम पे। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम इनफाइनाइट,
किसी इनफाइनाइट टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज है। अब अपन पढ़ेंगे मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहले है ना वो चीज पढ़ेंगे। तो उसमें तो वो सारी चीजें वही आ जाएगी, देखो ग्राफ वगैरह इनसे निकालेंगे, रेट ऑफ जो स्लोएस्ट स्टेप है उससे कैसे निकालते हैं, एक दो चीजें नई भी होगी वो भी पढ़ेंगे, है ना। तो इसको आप नोट कर लो। अब वो चीजें पढ़ते हैं ना, नोट करो इसको। ये नहीं आया, नीट में नहीं आया हुआ ये, इस पे कोई क्वेश्चन, पर याद रहनी चाहिए चीजें। अब देखो, अब अपन देखते हैं, हो गया ये नोट, है ना। मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें बहुत सी चीजें अपनी पढ़ी हुई आएगी, है ना, जो नया आएगा वो भी सीखेंगे ना। देखो ऑर्डर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। ये चीज तो ऑर्डर में बताई हुई है ना आपको, कि ऑर्डर को अपन अगर फाइंड आउट करना है तो एक्सपेरिमेंटली डाटा से इसको फाइंड आउट करते हैं। पर कुछ अपने को कैसे निकालना है, जैसे हाफ लाइफ मेथड है, ग्राफ का मेथड है, ठीक है, इनसे भी आप बता सकते हो। ग्राफ को देख के बता सकते हो ना कि ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है ना। हाँ, तो ग्राफ बनवाना सिखाया आपको, जीरो में बताया, फर्स्ट ऑर्डर में बताया, ठीक है। तो टॉपिक डालो मेथड टू फाइंड, मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला ही अपन पढ़ते हैं हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड कैसे, इसके लिए फॉर्मेट क्या होगा, किसी की भी हाफ लाइफ निकालनी हो ना, किसी भी ऑर्डर की हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नोट की पावर होगी n-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n-1, ठीक है, n-1। अब यहां पे n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर। अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 ऑर्डर, ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिखो, टी हाफ कैसे लिखोगे, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू n की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए नोट की पावर -1, ठीक है। तो 1 अपॉन ए नोट की पावर -1 ऊपर जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। यानी ये क्या हो गया आपका टी हाफ, यहां पे डायरेक्टली लिख दूं क्या इसको, भाई -1 है ऊपर जाएगा +1, तो टी हाफ ए नोट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अगर n की वैल्यू 1 रख दूं मैं तो होगी फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैसे लिखोगे, n की वैल्यू 1 रख दोगे तो 1 -1 कितना हो गया, 0। तो एक की पावर 0 तो मतलब किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये तो डिपेंड ही नहीं कर रही, यानी 1 अपॉन ए नोट की पावर 0, यानी डिपेंड ही नहीं करती। ऐसे ही n बराबर 2 रखो सेकंड ऑर्डर के लिए, तो इससे ऑर्डर पता चल जाएगा ना आपको, ये हाफ लाइफ देख के, है ना। हाँ, अब एक देखो इसमें रेशियो वाला एक क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ है, तो वो भी एक बार करवा दो क्या है। तो चलो इधर कर लेते हैं इसको। देखो जैसे मैंने ये फॉर्मेट बताया तुम्हारे को, क्या टी हाफ लाइफ, है ना, ए और बी दोनों के लिए अलग अलग लिख देता हूं। टी हाफ लाइफ मान लो ए के लिए लिखता हूं, किसी ए प्रोडक्ट ए के लिए, ए रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन ए नोट की पावर n-1, ये ए का, ठीक है। या बी के लिए लिखूं प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नोट, किसका, बी का, पावर क्या है n-1, ठीक है। अब मैं क्या कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो क्या क्या मिलेगा, देखो टी हाफ ए अपॉन टी हाफ ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये ए है नीचे, मतलब 1 बटे में है ना, ये बटे में है ना, तो एक ऊपर चले जाएगा, तो देखो बी ऊपर चला गया, ए है, तो ये हो जाएगा ए नोट की पावर n-1 अपॉन ए नोट की पावर, अरे किसी एक कांस्टेंट मान लो और बराबर कर दो, ऐसे कर सकते हो ना। ये तो है बी के लिए और ये ए के लिए n-1, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है।
ओके, मैं दोनों साइड log कर दूं, इनका log कर सकता हूं ना, दोनों साइड, टेक बोथ साइड, टेक log बोथ साइड, ऐसे लिख लो, टेक log बोथ साइड, दोनों साइड अगर log कर दूं तो क्या आ जाएगा वैल्यू, log t हाफ a के लिए अपॉन log, ये इसमें हो जाएगा t हाफ b के लिए इज इक्वल टू log तुम्हारा आ गया a नोट b का n-1 पावर में और a नोट a के लिए n-1 पावर। अब एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी क्या, log x की पावर n, उसको क्या लिख सकता हूं, पावर है ना उसको आगे लगा सकते हैं, log x लिख सकते हैं, n log x लिख सकते हैं, जो पावर होती है log की वो आगे। और बेसिक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा log की प्रॉपर्टीज, पढ़ाएंगे, दोबारा पढ़ा दूंगा, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे जरा देख ले यहाँ पे, log x की पावर n इज इक्वल टू n log x, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब देख इसको कर देना, log t हाफ a अपॉन ये हो जाएगा t हाफ b वाला, हाफ b वाला इज इक्वल टू n-1 आगे आ जाएगा, n-1 log a नोट b के लिए अपॉन a नोट ऑफ क्या हो जाएगा a का। इतनी चीज समझ में आई क्या, ये चीज समझ में आई। अब देख मैं यहाँ पे ये n-1 आगे आ गया ना, ये पावर में थी जो पावर आगे आ गई। अब देख इसको थोड़ा सा और चेंज कर लू मैं, इस n को इधर लेके जाऊं और इसको इधर ले आऊं, तो देखो log की प्रॉपर्टी होती है, log की ये प्रॉपर्टीज भी पता है क्या तुम्हारे को, log a बटा b क्या होता है, log a माइनस log b, ठीक है, या log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b। ये प्रॉपर्टी क्या, थोड़ी थोड़ी चीजें तो पता होनी चाहिए log की। अब देख लिए तीन प्रॉपर्टीज तो मैं यहां पे बता दिया। अब देख लो n को इधर ला दो तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे देखो log t हाफ a के लिए, ठीक है, और अपॉन देखो इसको ऐसे ही कर लेता हूं, तो देखो एक चीज देखो, मैं n-1 को उधर रखूं, ठीक है, पहले n उधर ही रख लेंगे, -1 को इधर लाके +1 में कर देंगे, फिर n निकल जाएगा, और log a नोट बाई a नोट b बटा a नोट a को, इस पूरी टर्म को इसके नीचे ला दूं मैं, यहां से उठ के यहां पे आ जाएगी, तो क्या क्या मिलेगा आपको, देखो log t हाफ ऑफ a अपॉन t हाफ ऑफ b अपॉन दूसरा log आ जाएगा उसका a नोट वाले का, a नोट b अपॉन a नोट a, ठीक है, इज इक्वल टू n-1। अब इस -1 को इधर भेज दूं तो n की वैल्यू निकल जाएगी, तो मैं ऐसे कर सकता हूं +1 इज इक्वल टू n, ये हो गया। तो इस टाइप का फॉर्मेट आपको पूछा हुआ था, दो इक्वेशन देके जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ था। अगर मैं इसको देखो, इसको एक अलग तरीके से आपको याद रखना हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं A2 एंड A1, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाए, और T1 एंड T2 ये हो जाए हाफ लाइफ। A और B को छोड़ दूं मैं, A और B की जगह A1 A2 लिख दूं, T1 T2 लिख दूं, है ना, A1 एंड A2, ठीक है, T1 एंड T2। तो ये कैसा लिखा जाएगा, ये फॉर्मेट कैसे होगा, देखो इस फॉर्मेट को कैसे लिख देंगे अपन, log T1 अपॉन T2 बटा log A2 अपॉन A1 प्लस 1 इज इक्वल टू n। समझ में आई चीज भाई, वही चीज है, इसको ऐसे कर ले, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ से आप ये चीज याद रहनी चाहिए, मेन तो बेस ये है, इसी से सारी कैलकुलेशन कर दी मैंने, ठीक है। इतनी डेरिवेशन आती तो नहीं है तुम्हारे भाई,
जेईई मेंस में पूछा हुआ था इसलिए करवा दिया तुम्हारे, है ना। हाँ, तो ये याद रहनी चाहिए नीट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, ये हो गया। अब और एक सेकंड मेथड देखते हैं, एक एक मेथड देखेंगे। नोट करो पहले, इसको नोट करो तुरंत। देखो इस पे एक अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर log t हाफ। log t हाफ का मतलब log हाफ लाइफ का और log a नोट इनिशियल कंसंट्रेशन का आपको ग्राफ दे रखा है। यहां पे थीटा दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। log हाफ लाइफ और log a नोट में ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखो log हाफ लाइफ और a नोट में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है ना कि t हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a नोट की पावर n-1। अगर इसे ऐसे कर दूं t हाफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, अगर a नोट को ऊपर ले जाऊं तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी। इसके माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a नोट की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस n हो जाएगी। ठीक है सर, इक्वल कर लो इसे, t हाफ अगर एक कांस्टेंट लगा दो तो इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू k a नोट की पावर 1 माइनस n। अब इसको देखो, आपको क्या करना है, log के टर्म्स में ग्राफ खींचना है, तो log कर लो इसका, log t हाफ इज इक्वल टू log k प्लस log a नोट। अब देखो log की प्रॉपर्टी आपको बताई हुई कि पावर है जो आगे आ जाती है, तो 1 माइनस n log a नोट, ठीक है। और log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस बी होता है ना। हाँ, अब इसकी वो कर लो, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। x पे क्या है, ये है, y पे क्या है, ये है। आपको स्लोप देखो 45 डिग्री एंगल दे रखा है, उससे स्लोप क्या होती है tan थीटा, उससे काम हो जाएगा। देखो m क्या है यहाँ पे 1 माइनस n, तो स्लोप क्या है tan थीटा, tan 45 इज इक्वल टू कितना है 1 माइनस n, ठीक है। तो tan 45 1 होगा, 1 माइनस n, यहां से n की वैल्यू निकाल लो, n बराबर कितना आ जाएगा 0। n बराबर 0 मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार आप ग्राफ से और इस चीजों को रिलेट करके भी कर सकते हो। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर है ये रिएक्शन, है ना। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, क्लियर, ओके। तो नोट करो इसको, करो तुरंत। दूसरा तरीका है, आप मैकेनिज्म से निकाल सकते हो ऑर्डर रिएक्शन का। मैकेनिज्म से कैसे निकालोगे, आप देखो मैकेनिज्म को देखो, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा ना, स्लोएस्ट स्टेप को आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी से ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है ऑर्डर इज इक्वल टू स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे आप बोलते हो क्या, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यही स्लोएस्ट स्टेप होता है, यानी स्लोएस्ट स्टेप को ही आरडीएस बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना। पर एक चीज और, इक्विलिब्रियम में नहीं होनी चाहिए, हाँ, इक्विलिब्रियम में, स्पीशीज इक्विलिब्रियम में नहीं जानी चाहिए वो, तब इक्विलिब्रियम वाली स्पीशीज के लिए आप केसी वगैरह करके अलग तरीके से करोगे उसको, वो भी अभी बताऊंगा। जनरल सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। मैकेनिज्म में आप देखो स्लोएस्ट स्टेप और उससे ऑर्डर फाइंड आउट कर लो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एक रिएक्शन दे रखी है, एक रिएक्शन है 2a प्लस बी, और इससे आपका डी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसकी मैकेनिज्म भी दे रखी है, इसकी मैकेनिज्म दे रखी है आपको, मैकेनिज्म दे रखी है a प्लस बी मिलके आपका c बनाते हैं, ये स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप, और c प्लस a ये मिलके b का फॉर्मेशन कर रहे हैं, d का, ऐसे कर लो, c प्लस a से d का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, d है ना फाइनल। स्लोएस्ट स्टेप ये है फास्ट। तो आप रेट कैसे डिटरमाइन करोगे इस रिएक्शन के ऊपर वाले की, स्लोएस्ट स्टेप से। कैसे, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर 1 होगी भाई, ठीक है। इस स्लोएस्ट स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ध्यान रखना, है ना। और इसी से ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा, टोटल ऑर्डर कितना हो गया, एक तो ये एक 1 प्लस 1 कितना हो गया 2,
और अगर इंडिविजुअल ऑर्डर पूछा जाए, इंडिविजुअल ऑर्डर पूछा जाए, है ना, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, इंडिविजुअल ऑर्डर पूछा जाए तो ए का 1 है और बी का भी 1 है, इंडिविजुअल तो 1 1 है ना। हाँ, तो ऐसे करोगे। अब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, तब कैसे क्वेश्चन को करेंगे, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको समझते हैं। ये तो स्लोएस्ट स्टेप में आप देख के सभी कर लोगे, है ना, ये तो कर लोगे ना। हाँ, तो वो एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये नोट कर लो, फिर समझाता हूं। अब देखो, एक ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको इस चीज से समझाऊंगा, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को, है ना। अगर स्पीसीज में इक्विलिब्रियम आ जाए ना, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुट करो और फिर आप रेट लो में उस चीज को पुट करोगे। यानी एक चीज है कि अगर आपको कोई रिएक्शन की स्पीसीज रिएक्शन दे रखी है, अगर उसके रेट लो में वो जो रिएक्शन में स्पीसीज दे रखी है वो नहीं आती है ना, वो नहीं आती है, तो भाई आप ऑर्डर किसका लिख रहे हो, जो स्पीसीज दी हुई है उसका, तो आपको वो चीज रेट लो में लानी पड़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मेट लिखोगे ना उसमें। इसलिए अगर नहीं आ रही है तो जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है ना, वहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो और वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो चीज बताई तो हुई है, एक बार और बता देता हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, और प्रोडक्ट। तो अपन पहले लिखेंगे जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की स्टाइकियोमेट्री उसके पावर में बटा रिएक्टेंट और रिएक्टेंट की स्टाइकियोमेट्री उसके पावर में लगा देते हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं केसी। ठीक है, इस टाइप से अपन कांस्टेंट लिखा जाता है केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो क्वेश्चन है, उससे समझोगे इस चीज को आप कैसे। क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे रखी है x2 प्लस वाई से 2xy, ये रिएक्शन दे रखी है, इसका ऑर्डर निकालना है, इसका ऑर्डर निकालना है, इसकी मैकेनिज्म आपको ये दे रखी है, यहां पे लिख लो फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है आपको। अब देखो ये रिएक्शन दे रखी है आपको, इसकी मैकेनिज्म ये दे रखी है। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो, रेट ऑफ रिएक्शन आप स्लो स्टेप से लिखते हो, स्लो स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसके लिए x और y2 है तो k x और y2, ये रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिख तो दी, पर ये बताओ मैंने जो रेट लो लिखा है, यहां पे रेट लो लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, कोई बात नहीं है, सेम है ना, ले रेट लो लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, रेट लो या रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर वही चीज है, वो लिख दी मैंने। जो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लो लिखा जाता है वो स्लोएस्ट स्टेप का लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या इस स्लोएस्ट स्टेप में अपने को पूछा क्या है, किसका, x2 प्लस y2, इस रिएक्शन का पूछा है, क्या इसके रिएक्टेंट कंप्लीट है, यहां पे y2 तो है पर सर x अलग है, ये x2 है, यहां पे x है, चेंज है, तो इस x को आपको बदलना पड़ेगा x2 में, और x2 में कौन सी इक्वेशन से आप कन्वर्ट कर सकते हो x को x2 में, ये बताओ, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, ये देखो फर्स्ट मैकेनिज्म की फर्स्ट रिएक्शन ये, तो इस फास्ट रिएक्शन के लिए आप लिख लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके लिए मैं लिखूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, केसी, केसी इज इक्वल टू पहले प्रोडक्ट के पावर में उसकी स्टाइकियोमेट्री बटा रिएक्टेंट के पावर में उसकी स्टाइकियोमेट्री, तो प्रोडक्ट क्या है x और x, 2x है अपॉन x2, ये लो x2, ये हो गया केसी। यहां से अपन क्या करेंगे, इस x की वैल्यू निकाल लो, आप यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे ना, x की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दोगे, तो भाई ये x2 की वैल्यू देखो आ जाएगी यहां पे, समझ लो, मतलब ये कर दूं मैं इसको, देखो x स्क्वायर हो गया ये भाई, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको केसी को यहां पे ले, इसको x स्क्वायर है तो केसी इंटू x2, यहां से x निकाल लू, x क्या आ जाएगा, इसका क्या कर दिया मैंने, रूट कर दिया, तो केसी की पावर हाफ और x2 की पावर हाफ,
ये हो गया। अब इस x को मैं यहां पे पुट करूं, इस x को यहां पे पुट करूं तो क्या आ जाएगा, देखो रेट लो इज इक्वल टू k इंटू केसी की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। भाई केसी तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट से तो कांस्टेंट कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। ये हो जाएगा x2 की पावर कितनी है, हाफ। x2 की पावर हाफ है ना, ठीक है, इंटू y2। यही तो हुआ। इसको रेड को मिटा देता हूं, ये ले। ऐसे लिख, ऐसे देख, इस x की वैल्यू यहां पे पुट की है मैंने, है ना। हाँ, अब देख ये हो गया। अब दोबारा लिख देता हूं, ले क्या क्या हो गया, केसी की पावर हाफ इंटू x2 की पावर हाफ, y2 की पावर क्या है, 1 है, ये तो 1 ही है पावर, है ना। हाँ, तो अब देखो क्या आपको ये वाली कंडीशन मिल रही है, इसकी कंडीशन में मिल रही है, x2 भी मिल रहा है, y2 भी मिल रहा है। अब ये रिएक्शन की ऑर्डर बता सकती है। जो पूछा है ना उस रिएक्शन को देखो, क्या उसके सारे रिएक्टेंट मिल रहे हैं आपको रेट लो में, उसके सारे रिएक्टेंट रेट लो में मिले सेम टू सेम, तभी आप करोगे। अब ये क्या सर, ये k इंटू के सी हाफ, अरे के डेज कोई कांस्टेंट मान ले, के डेज कर दे इसको x2 की पावर हाफ और ये y2 की पावर 1। अब देख क्या हो जाएगा, ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा हाफ तो x2 के लिए, यानी हाफ प्लस इसका हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3/2, यानी 1.5 ऑर्डर हो जाएगा इसका। ऑर्डर फ्रैक्शन में आ सकता है। तो आपको देखो समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा बताता हूं एक बार। क्वेश्चन दे रखा है मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन x2 प्लस y2 से 2xy। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म दे रखी है, ये 3 स्टेप है मैकेनिज्म की। अब अपने को इसका ऑर्डर बताना है। इस रिएक्शन का ऑर्डर बताने के लिए आपको रेट लो में x2 भी होना चाहिए और y2 भी होना चाहिए। लिख लो, ऑर्डर बताओगे तो रेट लो में x2 एंड y2 दोनों होंगे तब ही ऑर्डर बता सकते हैं ना। तो दोनों होंगे तभी बता सकते हैं। और रेट लो लिखते किससे हैं, रेट लो स्लोएस्ट स्टेप से लिखते हैं। तो लिखो क्या स्लोएस्ट स्टेप से रेट लो लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, रेट लो या रेट ऑफ रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप में x दे रखा है, x की पावर 1, y2 की पावर क्या है 1। ठीक है, क्या है रेट लो में x2 और y2 दोनों है क्या, जो रिएक्टेंट है अपने को पूछा है वो नहीं है सर। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन जाएंगे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे। क्या इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कोई है, हाँ है। क्या उसमें अपन x2 है और x है कि x की जगह अपन x2 रिप्लेस कर पाए, कुछ ऐसा दिख रहा है, हाँ x और x2 है, लिख सकते हैं थोड़ा। तो फास्ट रिएक्शन के लिए अपन लिखते हैं, इस फास्ट रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। क्या लिख सकते हो, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या होगा, x की पावर 1 और x की पावर 1 अपॉन रिएक्टेंट x2 है। ओके सर, सोल्व कर लेते हैं इसको आगे। तो क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू x की पावर, तो x स्क्वायर हो गया ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया x2। यहां से x की वैल्यू निकाल लू मैं, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, स्क्वायर है रूट कर दूंगा, ले सिंपली और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये x2 है, x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, Kc की पावर हाफ और ये x2 की पावर भी हाफ। ठीक है सर, अब ये x की वैल्यू है ना, वो मैं यहां पे रख दूं तो क्या ये x2 है ना, वो आ जाएगा यहां पे, फिर आ सकता है आपका x2 और y2 एक इक्वेशन में रेट लो में, तो हो जाएगा काम। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है,
एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो रेट लो क्या आ जाएगा, रेट लो। सर रेट लो क्यों लिख सकते हैं, अरे भाई रेट लो से ही तो ऑर्डर बताते हैं, रेट लो ही तो लिखना पड़ेगा। हाँ, इज इक्वल टू के एक्स की के लिए केसी की पावर कितना हो गया, हाफ, x2 की पावर कितना है, हाफ, और y2 की पावर कितना है भाई, y2 की पावर 1 है। तो यहां पे इसको एक कांस्टेंट मान लो, रेट लो इज इक्वल टू के इंटू के सी, मान लो कोई के डेज कांस्टेंट बन गया ये x2 की पावर है हाफ और y2 की पावर है 1। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर बताओ भाई। रेट लो में जो स्पीसीज है उनकी पावर ही तो अपन देखते हैं ऑर्डर के लिए, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 1, यानी x2 देखो x2 y2 x2 y2 है ना, समझ में आई चीज। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2 यानी 1.5। तो इस क्वेश्चन को आप इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे करोगे, समझ में आई। यानी पहले रेट लो लिख लो स्लोएस्ट स्टेप से, फिर देखो क्या रेट लो में आपकी ये दोनों स्पीसीज आ रही हैं, आ रही है तो ठीक है कर लो सोल्व, नहीं आ रही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे चले जाओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो और उससे वैल्यू पुट कर दो, समझ में। इस ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या फॉर्मेट है, पहले रेट लो लिखो स्लोएस्ट स्टेप से। रेट लो में देखो क्या अपने को रिएक्शन दे रखी है, उसकी सारी स्पीसीज है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट तो लिखते नहीं है ना रेट लो में, रिएक्टेंट को लिखो, रिएक्टेंट की सारी स्पीसीज है, जैसे x2 y2 है, सारी है तो ठीक है कर लो, हो जाएगा काम। अब नहीं है तो लानी पड़ेगी भाई साहब, क्योंकि होगी तभी ऑर्डर निकाल सकते हो ये। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला फंडा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आपको बताया हुआ है, ऐसे निकालो और वैल्यू पुट करो फिर हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ग्राफ्स से आपको पहचानना आता है, ग्राफ पूरे पढ़ा चुका मैं, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हाँ चलो एक दो ग्राफ और बताते हैं ना, चलो उनका रिवीजन करवा देते हैं ना। तो इसको नोट करो आप पहले, अब देखो ग्राफ्स से बताता हूं आपको, ग्राफ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे। पहले जीरो ऑर्डर के सारे ग्राफ देख लेते हैं, ये है सारे जीरो ऑर्डर के ग्राफ, जीरो ऑर्डर के ग्राफ पहले देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये लो सीधी रेखा। रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे जीरो ऑर्डर में डिपेंड नहीं करती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, नेगेटिव, तो ग्राफ एक सीधी डिक्लाइन में आएगा, यानी स्लोप नेगेटिव होगी इसकी, ठीक है, डिक्लाइनिंग स्लोप होगी। ओके सर, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखो रिएक्टेंट कम हो रहा है प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आ जाएगी, ठीक है सर। लीनियरली वेरी कर रहे हैं, देखो लीनियरली वेरी, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखो लीनियरली वेरी कर रहे हैं। अगर हाफ लाइफ और एनोड की बात करें, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हाफ लाइफ क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ अपन लिखते हैं ए नोट बाई 2 के, तो ए नोट क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये सीधा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर के ग्राफ हो गए। अब ऐसा ग्राफ मिले तो मतलब जीरो ऑर्डर है। ओके सर, अब अपन फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो जीरो ऑर्डर में तो क्या होता है, ROR इज इक्वल टू के, ए नोट की पावर क्या होती है, जीरो, तो 1 हो गया ये, ए नोट की पावर फर्स्ट ऑर्डर में 1 होगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, ये ग्राफ हो गया रिएक्टेंट का। अगर रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम की बात करूं तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ, ठीक है सर। अरे बनाया हुआ था ना ग्राफ, बताया हुआ था कैसे एक्सपोनेंशियल ई का फैक्टर आता है तो करते हैं डिक्रीजिंग, है ना। अगर बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की तो कम होती है, पर देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, ई की वैल्यू, ई का फैक्टर भी आ जाता है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। मैंने बताया था टी बराबर 0 पे क्या होता है, टी बराबर इनफाइनाइट पे क्या होगा, ऐसा करके ग्राफ प्लॉट किया था ना ये। हाँ, अगर ये है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, ये है लीनियरली डिक्रीज, ठीक है। ये क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं तो ये एक्सपोनेंशियली
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, तो ये क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देगा। ये है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, और ये जीरो ऑर्डर में एक्सपोनेंशियल, ये है लीनियरली इंक्रीज। ओके, तो ये ग्राफ हो गए, इन ग्राफ से भी जनरली पहचान सकते हो चीजें आप, है ना। ठीक है, तो ये नीचे वाले सारे हैं फर्स्ट ऑर्डर के, ये है जीरो ऑर्डर के। कुछ एक दो चीजें और है ग्राफ में, ये नोट करो फिर बताता हूं, है ना, नोट करो इसको। अब देखो एक दो चीजें और देख लो, इसको इस टर्म्स में भी देख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसकी पावर n लगा दो, यहां पे n कितना होगा, n लगा के अपन ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक ऐसा ग्राफ आता है, देखो लीनियरली वेरी इंक्रीजिंग वाला ग्राफ, है ना। n की पावर n क्या हो सकता है, n यहां पे एक या एक से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर n जीरो रखोगे तो जीरो, n अगर जीरो रखोगे तो जीरो ऑर्डर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी ये बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। अब यहां पे n जीरो रखोगे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो अगर जीरो ऑर्डर की बात करूं, मैंने अभी बता दिया, पहले भी अभी बताया था, जीरो ऑर्डर के लिए बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन और जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें ये वाला ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर मैंने टी हाफ लाइफ वाला एक फॉर्मूला अभी आपको बताया था, कौन सा, ये बताया था टी हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नोट की पावर n 1 माइनस n। ठीक है, वो n माइनस वन रे यार, n माइनस वन। ठीक है, ये चीज बताई थी तुम्हारे को, इधर ही लिख देता हूं इसको यहां पे आराम से, टी हाफ इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए नोट की पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूला बताया था ना, y बराबर mx प्लस c, इससे ग्राफ बना दो। टी हाफ और ए नोट में 1 अपॉन ए नोट में ग्राफ बनाया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, अरे भाई ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो है। ठीक है, यहां पे n की वैल्यू आप 2 या 2 से ज्यादा रखोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर 1 रख दोगे तो ये 1 पे तो टी हाफ डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं अगर हाफ लाइफ लिखना चाहूं तो वो होती है 0.693 अपॉन के, ये तो है तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और जीरो ऑर्डर के लिए कैसे लिखोगे, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कैसे लिखोगे, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2k, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसी लाइन होती। ठीक है, तो ये चीज है, अब समझ में आई चीज। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 से ज्यादा कितनी भी रखो, यहाँ पे 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी रखो, ऐसा ही ग्राफ आएगा। n की वैल्यू, यानी n का मतलब क्या है, ऑर्डर है, n0 जीरो ऑर्डर, n1 वन ऑर्डर, ठीक है फर्स्ट ऑर्डर, n2 सेकंड ऑर्डर, n3 थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्लियर है, नोट कर लोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फोर्थ मेथड, तो पहले इसको नोट कर लो आप, फिर वो बताते हैं ना। अब देखो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनिशियल रेट मेथड। इससे आप ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड भी बोलते हैं। देखो कुछ काम का नहीं है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका, सेकंड्स में क्वेश्चन सोल्व होंगे आपके, है ना। प्रोसीजर तो इस प्रकार से करोगे, लेंथी मेथड तो ये है कि पहले रेट लो लिखोगे सबके लिए, फिर आप रिएक्शन में देखो कि अल्फा निकालना है तो बीटा वाली राशि किसकी सेम है, उसकी इक्वेशन ले लो, तो बीटा निकालना है तो अल्फा किसका सेम है, वो वाली राशि ले लो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, आपका अल्फा प्लस बीटा निकल के आ जाएगा, वो टोटल ऑर्डर होता है। अब सर ये तो थ्योरेटिकल बात होगी, इससे कुछ समझ में नहीं आया, क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे वही तो करना है अपने को। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, क्वेश्चन है द काइनेटिक डाटा ऑफ फॉर द रिएक्शन इज 2a प्लस b2 से 2ab बना आर गिवन, फॉर फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a एंड b, और टोटल ऑर्डर भी निकालेंगे, a और b का भी निकालेंगे, यानी a का ऑर्डर अल्फा और b का ऑर्डर बीटा मानते हैं। तो सबसे पहले देखो लेंथी मेथड बताता हूं, ये जो है ना मेथड, इससे ही करते हैं, पहले लेंथी मेथड आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट, है ना। तो इसके लिए अपन रेट लो लिखेंगे पहले, तो रेट लो लिखो, रेट कितनी है 2.5, पहले फर्स्ट वाले के लिए, फिर सेकंड थर्ड, 3 डेटा दे रखे, तीनों के लिए लिखते हैं। पहले फर्स्ट वाले के लिए लिखते हैं 2.5 इंटू, ये कितना है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू के 0.5 की पावर अल्फा लगा लो, अल्फा मान लो, और बी के लिए पावर बीटा मान लो, 1 की पावर बीटा, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन लिखो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3
5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k 1 की पावर अल्फा और 1 की पावर बीटा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा वो लिख लो, 3 डाटा दे रखे हैं। 1 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू k 0.5 की पावर अल्फा और 2 की पावर बीटा। ठीक है, ये हो गया 3। ये तो लेंथी मेथड है, मैं तो एक ऐसा मेथड बता दूंगा सेकंड्स में क्वेश्चन सोल्व हो गए। ये 3 हो गए। अब देखो आपको अल्फा निकाल लेते हैं पहले, फिर बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा आपका टोटल ऑर्डर बता देगा। तो अल्फा निकालने के लिए दो ऐसी इक्वेशन देखो जहां पे बीटा सेम हो। देखो बीटा की, ये देखो बी सेम है ना, 1 1, तो पहली और दूसरी रिएक्शन से आपका अल्फा निकल सकता है। तो मैं यहां पे लिख दूं, रिएक्शन में आप 1 रिएक्शन बाई 2 कर दो, 1/2 कर दो। पहली क्या है, 2.5 इंटू 10⁻³ बटा 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के 0.5 की पावर अल्फा और 1 की पावर बीटा अपॉन के, ये था 1 की पावर अल्फा और 1 की पावर बीटा। 1 की पावर बीटा से 1 की पावर बीटा कैंसिल हो गया ना, ये तो आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, के से के भी कैंसिल हो गया। अब देखो 2.5 और ये है 5, तो हाफ बचा। 0.3 से ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5/1 है, तो यानी ये भी 1/2 और इसकी पावर अल्फा, यानी अल्फा यहां से क्या आ गया 1। भाई इसकी पावर 1 रखेंगे, हाफ की पावर, तभी तो हाफ आएगा। ठीक है सर, ये तो 1/2 से हो गया। अगर तो आप ऐसे करो रिएक्शन, आप ऐसे कर दो 2 और 3 को देखो, या ऐसे करो पहली फर्स्ट और थर्ड को देखो, फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट और थर्ड में अल्फा सेम है, तो यहां से बीटा निकल सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन फर्स्ट बाई थर्ड कर लो, डिवाइड 1/3 कर दूं तो क्या आ जाएगा 1/3, 2.5 अपॉन इंटू 10⁻³ अपॉन 1 इंटू 10⁻²। देखो -2 है, ध्यान रखना यहाँ पे -2 है, इज इक्वल टू के 0.5 अल्फा अपॉन के, यहां पे भी 0.5 अल्फा है, और ये है आपका 1 बीटा, और ये कितना है आपका 2 बीटा। ठीक है सर, क्या कैंसिल हो गया, देखो कैंसिल करो, के और 0.5 से ये वाला कैंसिल हो गया। अब देखो 10⁻² और ये है 2.5 इंटू 10⁻³ है, ये -2 है, तो क्या कितना बचेगा, ये 1/4 हो गया ना। पॉइंट देखो 25/1, तो कितना हो गया 1/4। सही है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 1/2 की पावर बीटा। तो बीटा कितना करें कि 2 से ये 4 हो जाए, यानी दुगना, 2 पावर करनी चाहिए, तो बीटा बराबर 2। ठीक है, तो बी की पावर कितना आ जाएगी 2 और ए की पावर कितना आ जाएगी 1, यानी ए की ऑर्डर कितना आ जाएगा, ए का ऑर्डर कितना हो गया 1 और बी का ऑर्डर कितना हो गया 2। टोटल ऑर्डर की बात करूं तो टोटल ऑर्डर 3 हो जाएगा। टोटल ऑर्डर कितना हो गया 3। ओके, यहां पे लिख देता हूं टोटल ऑर्डर 1 + 2 कितना हो गया 3, और इंडिविजुअल पूछा है यहां पे, तो विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, तो ए का कितना हो जाएगा 1 और बी का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही शानदार तरीका, ये तो छोड़ो, ये मेथड तो बहुत लेंथी हो गया। देखो 0.5 और 1 ये कॉन्सेंट्रेशन की टेबल है, इससे ही तो सोल्व करना था अपने को, इससे सोल्व करना है। देखो कैसे, ऐसा देखो जहां पे एक तो रहे कांस्टेंट, मतलब एक रहे सेम वैल्यू, जैसे बी यहां पे 1 1 है, ये सेम वैल्यू है, और दूसरे में चेंज कितना हो रहा है 0.5 से 1 जा रहा है, मतलब ये इसका दुगना हो रहा है ना। यहां पे देखो बी तो सेम है, और 0.5 से ए कितना हो गया दुगना हो गया, डबल हो गया, ये तो सेम है। अगर ए डबल हो रहा है तो रेट में क्या फर्क पड़ रहा है, रेट देखो 2.5 से 5 हो रही है, यानी 2.5 से 5 हो रही है, मतलब दुगनी हो रही है। तो ये 0.5 से 1, ये भी तो डबल हो रहा है। अगर ए डबल हो रहा है तो रेट क्या हो रही है डबल, ए डबल तो रेट डबल, यानी अल्फा 1। भाई अल्फा 2 होता या 0 होता तब ऐसा चेंज नहीं होता, मतलब किसी की पावर 1 है तो उसको डबल करोगे तो रेट भी डबल हो रही है, यानी इसको डबल किया तो रेट भी डबल, यानी अल्फा बराबर 1। ठीक है, बीटा के लिए ऐसे ही सोचते हैं। बीटा के लिए ए वाली राशि सेम देख लो, ए वाली सेम किस में है
1 और 3 में सेम है, ठीक है सर। 1 और 3 में देखो 1 से मैं 3 जाता हूं तो क्या हो रहा है, बीटा क्या हो रहा है 1 से 2 हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। ये भी क्या कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो यहाँ पे 1 से 3 में रेट देखो, 1 से 3 में रेट कितनी हो रही है 2.5 से 1, 10 टू पावर -3 है, यहाँ पे -2 यानी 1/4 गुनी हो रही है, ठीक है। 4 टाइम्स, वो 1/4 नहीं 4 टाइम्स हो रही है ना भाई। 2.5 इंटू 10 टू पावर -3 से 1 इंटू 10 की पावर -2 यानी 4 गुना हो रही है। तो अगर यहां पे देखो b में 2 गुना करता हूं, 1 से 2 करता हूं तो रेट कितनी होती है 4 गुना होती है। रेट 4 गुना का मतलब देखो b को मैंने क्या किया डबल, तो रेट 4 गुना मतलब वो स्क्वायर में है चीज, तो ये क्या हो जाएगी बीटा बराबर 2। समझ में आई चीज, ये तरीका है। इस तरीके से आप सोचोगे ना तो ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। दोबारा बताता हूं, देखो रुको, ये कैलकुलेशन लिख लिया आपने, ओके। ये इतनी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, तुरंत आएगा आंसर, अपने पास ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। देखो अपन अल्फा निकाले तो b की ऐसी वैल्यूज देखो जहां पे b सेम हो। b सेम किस में है, फर्स्ट और सेकंड में b सेम है, तो आप लगा दो फर्स्ट और सेकंड में। तो देखो 0.5 से मैं जा रहा हूं 1 में, यानी ये कितना हो रहा है डबल, 2 गुना हो रहा है ना, डबल हो रहा है। तो रेट कितनी हो रही है, रेट हो रही है 2.5 इंटू 10 टू पावर -3 से कितनी हो रही है भाई 5 गुना 10 की पावर -3, यानी ये भी डबल हो रही है। तो भाई साहब अल्फा कितना हो जाएगा 1, यानी इसको डबल करने पर, इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट भी डबल हो रही है, तो अल्फा 1। यानी मतलब देख, तू देख, जैसे मैं 1 ले लूं और यहां पे कुछ चीज ले लूं, तो अगर इसको डबल करूंगा, इसकी पावर 1 है तो इसको डबल किया तो यहां पे डबल तभी होगा जब इसकी पावर 1 होगी। अगर इसकी पावर 2 हो गई तो भाई साहब ये 4 हो जाएगा, फिर ये डबल नहीं 4 गुना हो गया अगर पावर 2 होगी तो। समझ रहे हो ये चीज, हाँ। अब देखो मैं बीटा निकालना चाहता हूं, बीटा निकालना बी के लिए, तो ए की ऐसी वैल्यू देख लो जहां पे ए सेम रहेगा। ए सेम किस में है, पहले में और तीसरे में, ठीक है सर। ए सेम है तो बीटा की, बी की पहले से तीसरे में जाने पर कितना गुना हो रहा है, देखो 1 से जा रहा है वो 2 में, तो वो कितना गुना हो रहा है 2 गुना। अब रेट देखो, रेट कितने में जा रही है 2.5 इंटू 10 टू पावर -3 से कितना जा रहा है 1 इंटू 10 टू पावर -2। देखो ये -3 पावर है, ये -2 है, ध्यान रखना है ना। तो ये कितना हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है, ये 2 गुना। अगर इस कंसंट्रेशन को 2 गुना करने पर रेट 4 गुना हो रहा है, उसका मतलब क्या है भाई, एक चीज को 2 गुना कर रहा हूं तो उसकी रेट 4 गुना कब हो सकती है, क्या उसकी पावर 1 होगी तब तो रेट 2 गुना होगी। अगर इसकी पावर मैं 2 कर दूं तब रेट इसकी 4 गुना होगी, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा तुम्हारा 2 हो जाएगा। 4 गुना हो रही है ना पावर, 2 पावर लगाने तब, तो बीटा हो गया 2। तो ऑर्डर ए का ऑर्डर 1 हो गया, बी का ऑर्डर 2 हो गया। इस प्रकार से कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ठीक है, ये नोट कर लो एक बार। अब देखो ये क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी सी प्लस 2d बन रहा है। एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन है, 3 एक्सपेरिमेंट किए गए, डाटा ये दिया हुआ है, मोल पर लीटर में है, ये कंसेंट्रेशन है आपकी मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर में कंसेंट्रेशन, ये है आपकी रेट। अब देखो आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या इंडिविजुअल ऑर्डर निकालो, ए और बी का ऑर्डर निकाल के देना है, ठीक है। फाइंड ऑर्डर ऑफ, यहां पे लिख लो फाइंड ऑर्डर ऑफ ए एंड बी, इंडिविजुअल निकालना है। फिर अपन टोटल ऑर्डर पूछे तो ए प्लस बी का दोनों का जोड़ के निकाल देंगे, ओके सर। तो मैंने क्या बताया, एक तो सिंपल मेथड मैंने बताया, क्या देखो अगर अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है तो बी को देख लो, बी कौन सी सेम है, बी कौन सा सेम है, ये वाला बी सेम है। अल्फा में देखो, ए में देखो, अगर ए को 0.40 से 0.80 किया, मतलब इसको दुगना किया, इसको दुगना किया तो रेट में क्या फर्क पड़ा, रेट तो सेम रहा 5.5 से 5.5,
यानी अल्फा को दुगना करने पर भी रेट सेम है, यानी उसकी पावर 0 है, तो अल्फा क्या हो गया 0। भाई किसी की पावर 0 मतलब 1, वो चेंज ही नहीं हो रहा है यार। अल्फा एक ही कंसंट्रेशन को दुगना किया मैंने तो रेट तो सेम ही रही, रेट चेंज नहीं हुई, मतलब 0 ऑर्डर वाली रिएक्शन वही चीज होगी ना, तो अल्फा क्या हो गया 0। अब देखो बीटा निकालता हूं तो अल्फा सेम वाली वैल्यू कौन सी है, देखो 40 और 40, ये देखो इसको सेम है, यानी पहला और तीसरा एक्सपेरिमेंट में एक ही वैल्यू सेम है, तो बीटा की वैल्यू यहां से चेक कर लेंगे। कैसे, देखो पहला और तीसरा यहां पे सेम है, तो इसमें पहला और तीसरा में क्या चेंज आ रहा है, देखो पहले से तीसरे में गए अपन, तो 20 से ये कितना हुआ 40, यानी ये दो गुना हो रहा है, 20 से 40 ये दो गुना हो रहा है। रेट को देखो 5.5 से ये 2.2 जा रही है, 10 टू पावर -4 है, यहाँ पे 10 टू पावर -3, मतलब ये 4 गुना हो रही है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना करता हूं तो रेट 4 गुना कब होगी, 2 गुना करने पर रेट 4 गुना, मतलब उसकी पावर 2 होगी, तभी हो सकता है, यानी 2 की पावर 2 करेंगे तभी 4 हो सकता है। ठीक है, तो यानी कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना करने पर रेट क्या हो रही है 4 गुना, तो क्या होगा बीटा क्या हो जाएगा 2। तो ए का ऑर्डर 0 और बी का ऑर्डर 2 निकाल लिया ऐसे। या आप जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वाला मेन कॉन्सेप्ट है उससे भी कर सकते हो, लेंथ ही हो जाएगा, करके बताता हूं। देखो कैसे, मैं तीनों रिएक्शन लिख लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं तीनों रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन की 5.5 इंटू 10 टू पावर -4 इज इक्वल टू के 0.40 की पावर अल्फा और 0.20 की पावर बीटा। ये तो पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन क्या है, 5.5 इंटू 10 टू पावर -4 इज इक्वल टू के 0.80 की पावर अल्फा और 0.20 की पावर बीटा, ये दूसरी हो गई। तीसरी क्या है, 2.2 इंटू 10 टू पावर -3 इज इक्वल टू के 0.40 की पावर अल्फा, है ना, और ये है 0.40 है, दूसरा भी 0.40 की पावर बीटा, ये तीसरा इक्वेशन। अब देखो मेरे को अल्फा निकालना है, तो बी सेम होना चाहिए, बी 0.20 इसमें है, तो पहले और दूसरी रिएक्शन यानी फर्स्ट बाई 2 कर दूं, पहले को दूसरी रिएक्शन से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 5.5 इंटू 10 टू पावर -4 अपॉन 5.5 इंटू 10 टू पावर -4 इज इक्वल टू के, ये 0.4 की पावर अल्फा 40 की पावर अल्फा के 0.80 की पावर अल्फा, बीटा में क्या था 0.20 की पावर बीटा और ये था 0.20 की पावर बीटा। दो बीटा से बीटा तो कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा सेम है, कैंसिल हो गया, के से के भी कैंसिल हो गया, ये देखो ये भी कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आ गया, ये इज इक्वल टू देखो 0.40 और 0.80 है, तो यानी 1/2 हो गया, ये 1/2 की पावर अल्फा। देखो किसी की भी पावर x की पावर 0 कर दूं तो ये 1 हो जाता है, यानी इसकी पावर 0 कर दूंगा तभी तो 1/2 1 हो जाएगा, यानी अल्फा यहां से क्या आ जाएगा 1 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है सर, अब मैं ऐसा करूं, देखो मेरे को बीटा निकालना है, तो बीटा निकालना है तो ए की वैल्यू कौन सी सेम है, पहले और तीसरे में सेम है, तो पहली और तीसरी रिएक्शन ले लूं। देखो बीटा निकालना है तो जिसकी सेम है ना ए की दूसरे वाले की वो वैल्यूज लेनी है ना, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई 3 कर दूं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 3, तो देखो 5.5 इंटू 10 टू पावर -4 अपॉन 2.2 इंटू 10 टू पावर -3 इज इक्वल टू आ जाएगा के इज इक्वल टू के, फर्स्ट में है 0.40 की पावर अल्फा, बीटा कितना है 0.20 की पावर बीटा अपॉन के 0.40 की पावर अल्फा और 0.20 की दूसरा क्या है इसमें 40 है ना, दूसरा भी 0.40 की पावर बीटा। अब यहां से देख अल्फा से अल्फा कैंसिल, के से के कैंसिल, और ये जाएगा 1/4 टाइम्स हो गया, यानी 5.5, ये भाई 10 की पावर -3 है, गलती कर जाते हो, देखो आराम से पावर को भी तो देखो, तो ये 1/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0.20 बटा 0.40 मतलब 1/2, तो 1/2 की पावर ये हो जाएगा बीटा। तो यहां पे देखो बीटा क्या रखें कि 2 से ये 4 हो जाए, तो बीटा बराबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन हो गए अब, है ना, तो ये हो गया आपके मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट। ये भाई इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन यहां से, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है ना। हाँ, ये एक पीवाईक्यू था एक, है ना। हाँ, तो हो गया इतना, बस अब थोड़ा सा बचा है वो कर लेंगे।
नोट करो इसको।